अनुबंध अधिनियम की धारा 1 से लेकर के 36 तक का जो है मोटे तौर पर अपन ने निस्तारण किया। आज अपन बात करेंगे सेक्शन 37 से लेकर के 58 अनुबंध का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो अनुबंध होता है उनमें पक्षकारों का निहित जो उद्देश्य है वो है अनुबंध का निष्पादन करना। और सही पूछा जाए तो अनुबंध का निष्पादन ही अनुबंध की समाप्ति का व्यवस्थित एवं वैधानिक तरीका है। सिस्टेमेटिक वे ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टेमेटिक वे। सवाल ये पैदा होता है कि अनुबंध का निष्पादन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर एक ही लाइन के अंदर उत्तर दूं, शब्दों पे ध्यान देंगे। अनुबंध से संबंधित पक्षकारों द्वारा उनसे भिन्न नहीं, स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के लिए अजनबी जो व्यक्ति है वो निष्पादन में भागीदार नहीं हो सकता, और वो अगर करेगा तब भी वो वैलिड नहीं है जब तक कि दोनों पक्षकार उस बात के लिए सहमत न हो। तो अनुबंध से संबंधित पक्षकारों द्वारा अनुबंध की शर्तानुसार, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की शर्तानुसार अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना, अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। मेरे हिसाब से ये अपना आप में एक पर्याप्त व्याख्या है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अनुबंध से संबंधित पक्षकारों द्वारा अनुबंध की शर्तानुसार, इनसे भिन्न नहीं, अनुबंध की शर्तानुसार अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है, नथिंग एल्स। जहां तक निष्पादन के प्रावधानों की बात है तो इस पूरे प्रकरण को जो है सुविधा की दृष्टिकोण से, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंसी, मैं इसको 4 भागों में विभाजित कर रहा हूं। कैपिटल लेटर ए है अनुबंध के निष्पादन में पक्षकारों का दायित्व। अनुबंध के निष्पादन में पक्षकारों का दायित्व, ये मैं इलेबोरेट करूंगा सेक्शन 37, 38 और 39 3 धाराओं के माध्यम से। सेक्शन 37 के अंदर लिखा है कि अनुबंध से संबंधित प्रत्येक पक्षकार अनुबंध की शर्तानुसार अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा या दायित्वों के निष्पादन हेतु प्रस्ताव करेगा, जब तक कि वह राजनियम के द्वारा क्षम्य न हो, until and unless he is excused by the law itself। जब तक कानून उनको माफ नहीं करेगा, जब तक राजनियम उनको क्षम्य नहीं करेगा, तब तक प्रत्येक पक्षकार अनुबंध की शर्तानुसार अपने अपने वचनों का निष्पादन करेगा। आगे लिखा है कि यदि वचनदाता की मृत्यु हो गई तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी, लीगल सक्सेसर, वैधानिक उत्तराधिकारी उस वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि वचन के निष्पादन में व्यक्तिगत योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता न हो। यदि डॉक्टर ने वचन दे दिया, यदि शिक्षक ने वचन दे दिया
यदि पेंटर ने वचन दे दिया तो उसकी मृत्यु पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारी उस वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि वचन के निष्पादन में व्यक्तिगत योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता है। सेक्शन है 37। सेक्शन 38 कह रहा है कि यदि वचनदाता अनुबंध की शर्तानुसार अपने वचन के निष्पादन के लिए तैयार एवं तत्पर नहीं है, रेडी टू परफॉर्म, या वो निर्धारित तिथि से पूर्व कोई ऐसा काम कर बैठता है कि उस वचन का निष्पादन करना वचनदाता की पहुंच के बाहर हो जाए, तो वचन ग्रहीता को, प्रोमाइजी को वचनदाता के विरुद्ध निम्नांकित 2 अधिकार प्राप्त होंगे। ध्यान देना शब्दों पे। नंबर 1, वचन ग्रहीता अपने वचन के निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और नंबर 2, वचन ग्रहीता वचनदाता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकेगा। सेक्शन 38। सेक्शन 39 ये कह रही है कि यदि वचनदाता वचन के निष्पादन के लिए तैयार एवं तत्पर हैं, ही इज रेडी टू परफॉर्म, लेकिन वचन ग्रहीता उस वचन के निष्पादन को स्वीकार नहीं कर रहा है, वचनदाता अनुबंध की शर्तानुसार अपनी बात को पूरा करने के लिए तैयार है, तत्पर है, पर वचन ग्रहीता उस वचन के निष्पादन को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वचनदाता को वचन ग्रहीता के विरुद्ध निम्नांकित 2 अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। वचनदाता अपने वचन के निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और नंबर 2, वचनदाता वचन ग्रहीता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकेगा। ये 3 धाराएं सेक्शन 37 के अंदर स्पष्ट लिख दिया कि हर व्यक्ति को अनुबंध की शर्तानुसार उनके वचनों को निष्पादन करना पड़ेगा जब तक कि वो राजनियम के द्वारा माफ नहीं किया गया हो। और यदि वचनदाता की मृत्यु हो गई है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उस वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि वचन के निष्पादन में व्यक्तिगत योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता न हो। यदि व्यक्तिगत योग्यता और चातुर्य की आवश्यकता है तो फिर वचनदाता मृत्यु के साथ ही दायित्व से मुक्त हो जाएगा और उत्तराधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सेक्शन 38 के अंदर मैंने आपको बता दिया, यदि वचनदाता अनुबंध की शर्तानुसार अपने वचन का निष्पादन नहीं कर रहा है या निर्धारित तिथि से पूर्व कोई ऐसा काम कर बैठता है कि उस वचन का निष्पादन करना वचनदाता की पहुंच के बाहर हो जाए, तो वचन ग्रहीता को वचनदाता के विरुद्ध 2 अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मैंने को बताया, वचन ग्रहीता अपने वचन के निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और नंबर 2, वचन ग्रहीता वचनदाता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकेगा। यही बात सेक्शन 39 के अंदर लागू होगी। या वचनदाता अपने वचन के निष्पादन के लिए तैयार और तत्पर है, लेकिन वचन ग्रहीता गड़बड़ कर रहा है, तो वचनदाता को वचन ग्रहीता के विरुद्ध यही 2 अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ये है कैपिटल लेटर ए, अनुबंध के निष्पादन में पक्षकारों का दायित्व। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैपिटल लेटर बी, अनुबंध का निष्पादन कौन कर सकता है? हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। कौन कर सकता है? हु इज रेस्पॉन्सिबल? और उस व्यक्ति के द्वारा किया गया निष्पादन वैध निष्पादन माना जाएगा। तो सेक्शन 40 के अंदर लिखा है, प्रोमाइजर हिमसेल्फ
वचनदाता स्वयं, जिस व्यक्ति ने वचन दिया है प्रथम दृष्टया वो ही वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। सेक्शन 40। हाँ, यदि एजेंट के द्वारा अगर निष्पादन कराना चाहे तब भी वो वचनदाता के द्वारा ही निष्पादन माना जाएगा। और मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार का नियम लागू हो जाएगा और उसका उत्तराधिकारी उस वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि उस वचन के निष्पादन में व्यक्तिगत योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता न हो। दूसरा पॉइंट है तृतीय पक्षकार द्वारा बाय द थर्ड पार्टीज। In fact, third party is not responsible for the performance of contract. लेकिन यदि संबंधित पक्षकार उस बात पर सहमत हो जाए, उसके द्वारा निष्पादन को स्वीकार कर ले, तो तृतीय पक्षकार के द्वारा किया गया निष्पादन भी विधिक निष्पादन माना जाएगा। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक्स वाई से 5,000 रुपये मांगता है और वाई जेड से 5,000 रुपये मांगता है और पारस्परिक सहमति का आधार पर यह तय हुआ कि एक्स जो है वो जेड से 5,000 रुपये प्राप्त करेगा, तो जेड के द्वारा किया गया भुगतान भी वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा। सेक्शन 41। सेक्शन 42 से लेकर के 45 तक है संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व। सेक्शन 42 के अंदर लिखा है सभी वचनदाता संयुक्त वचन के निष्पादन के लिए संयुक्त एवं पृथक पृथक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे और किसी एक वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी अन्य वचनदाताओं के साथ उत्तरदायी होगा और यदि सभी वचनदाताओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके वैधानिक उत्तराधिकारी उस वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। सेक्शन 42। सेक्शन 43 सब सेक्शन 1, वचन ग्रहीता किसी भी एक वचनदाता को संपूर्ण वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। अगर मान लीजिए 15,000 रुपये का दायित्व है, एक्स वाई और जेड 3 उत्तरदायी है, तो वचन ग्रहीता एक्स वाई और जेड में से किसी को भी ज्वाइंट एंड सेवरली संयुक्त एवं पृथक पृथक किसी को भी वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। कल्पना करो कि थर्ड पार्टी ने जो है एक्स को उत्तरदायी ठहराया है, एक्स वचन का निष्पादन करेगा, लेकिन जैसे ही एक्स 15,000 रुपये वचन ग्रहीता को भुगतान करेगा उसी समय सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 क्रियाशील हो जाएगी। 43 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा है अंशदान की मांग करने का अधिकार, राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक्स व्यक्ति वाई और जेड से 5,000 रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा है कि यदि कोई एक पक्षकार त्रुटि करता है या वचन का निष्पादन नहीं कर पाता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड इट मे बी अनदर रीजन, तो शेष वचनदाता उसके हिस्से के लिए बराबर उत्तरदायी होंगे बिकॉज ऑफ द जॉइंट एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 43 इज ओवर। सेक्शन 44 ये कह रही है कि किसी एक वचनदाता को दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव, यदि वचन ग्रहीता एक्स वाई और जेड में से किसी को भी मुक्त कर दे, कानूनी रूप से उसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्त वचनदाता भी अन्य वचनदाताओं के प्रति यथावत उत्तरदायी होगा। यदि एक व्यक्ति जो है वचन ग्रहीता की हैसियत से एक्स को ये कहे कि मैं तेरे से 5,000 रुपये नहीं मांगूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वाई से भी मांग सकता है, जेड से भी मांग सकता है, वो उनके प्रति यथावत उत्तरदायी होगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। सेक्शन 45 और सेक्शन 45 है संयुक्त वचन ग्रहीताओं के अधिकार, राइट ऑफ द जॉइंट प्रोमाइजी, तो वो का वो नियम लागू होगा। सभी वचन ग्रहीता संयुक्त रूप से वचन के निष्पादन की मांग कर सकता है। किसी एक वचन ग्रहीता की या सभी वचन ग्रहीताओं की मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी उस वचन के निष्पादन की
मांग कर सकता है। तो आज अपने 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करी है। वचन के निष्पादन में पक्षकारों का दायित्व है, कैपिटल लेटर ए, और कैपिटल लेटर बी, वचन का निष्पादन कौन कर सकता है, सेक्शन 37 से लेकर के 45 तक। दैट्स ऑल।